नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं प्रदीप जेल झारखंड लाइव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड यानी जेपीएससी के जो एग्जाम होने वाली है प्रीलिम्स, उसके जो पेपर 2 है, जिसमें कि हमें जनजातियों की शासन व्यवस्थाएं यानी जो परंपरागत शासन व्यवस्थाएं पढ़नी है, ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है हमें जनजातियों के साथ, उनमें पहला हम लोग चैप्टर आज करेंगे दोस्तों, है ना। तो मुझे उम्मीद है एक क्लास आपको अच्छी लगेगी और अंत में आप क्लास सुनने के बाद जो है जरूर अपना सजेशन, अमूल्य सजेशन जो है आप जरूर देंगे, है ना। चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से क्लियर। तो आज से हमारा क्लास आरंभ हो गया है और बहुत ही विस्तृत अध्ययन के साथ जो है ना, एक सकारात्मक वे में और राइट अप्रोच के साथ, सही रणनीति के साथ हम लोग क्लास को आरंभ कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग आज पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। और जैसा कि आपको पता है ये झारखंड जीएस पेपर 2 में हमें पढ़ना है, क्लियर। तो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, क्लियर। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, है ना। अब यहां से आपको पता होगा कि जेपीएससी के सिलेबस में एक क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन जो है यहां से आना है मुंडा शासन व्यवस्था से, है ना। तो क्या हम एक क्वेश्चन के लिए इसको नहीं पढ़े? नहीं, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्लियर। और एक एक क्वेश्चन पे हजारों लोग बाहर हो जाते हैं गलत होने के कारण, क्लियर। तो मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग बात करेंगे, क्लियर। अब देखिए मुंडा शासन व्यवस्था, जैसा कि आपको पता है मुंडा एक यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है झारखंड की, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अगर विस्तृत अध्ययन करें, एक किताब का मैं नाम बताऊंगा जिसका नाम है ना, उस किताब का नाम है द मुंडाज एंड देयर कंट्री, है ना। एक किताब का नाम है द मुंडाज एंड देयर कंट्री। और उस किताब को जो लिखे हैं वो लिखे हैं शरद चंद्र राय, जिसको आप एससी राय भी कहते हैं, है ना। शरद चंद्र राय, है ना, शरद चंद्र राय, क्लियर। और यह जो किताब लिखी गई है दोस्तों, एक किताब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, यानी आजाद नहीं था। 1912 में किताब छपी थी कोलकाता से, क्लियर। और एक बात बता रहा हूं, इसमें देखिएगा कैसे मुंडाओं के संबंध में बातें बताई गई हैं, है ना, मुंडा जनजातियों से संबंधित, है ना। अब देखिएगा ये जो किताब है द मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये शरद चंद्र राय के द्वारा रिटेन किया गया, लिखा गया है। और इनके बारे में, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया है ना, उस किताब में, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले मुंडा जनजातियों ने ही झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की थी, अगर प्राचीन काल में हम लोग देखें। और जिसमें कि रीसा मुंडा या रीता मुंडा, है ना, एक वर्ड आता है रीता मुंडा, कहीं कहीं रीता भी आपको मिलेगा और कहीं कहीं आपको रीसा भी लिखा मिलेगा, क्लियर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का, क्लियर। तो रीसा या रीता मुंडा के द्वारा जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया झारखंड में आरंभ होगी, है ना। राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, है ना, प्रक्रिया आरंभ। अब ये देखिए, ये जो रीसा मुंडा या रीता मुंडा है ना, इनके नेतृत्व में देखिएगा मुंडाओं का आगमन हो रहा है झारखंड क्षेत्र में। अब देखिएगा प्राचीन काल में, जैसे वैदिक काल में देखिएगा जब आर्यों का आगमन होगा, तो आर्यों के द्वारा जो है इनको पश्चिम तरफ से, है ना, उत्तर पश्चिम दिशाओं से, खासकर मध्य प्रदेश का जो विंध्य पहाड़ियों क्षेत्र से इनको धकेल दिया जाएगा। और जब ये आएंगे तो इनके नेतृत्व में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक तरह से ये लीडर हैं, लेकिन इनके द्वारा किनको लीडर बनाया जाएगा, मतलब एक नेतृत्व तो कर रहे थे पूरे ग्रुप का, लेकिन नेता किनके द्वारा, किनको चुना जाएगा,
उनका नाम था सूतिया पाहन, है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जा रहा हूं मुंडा शासन व्यवस्था को आरंभ करने से पहले, ये ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर मुंडा शासन व्यवस्था समझाऊं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, जो नए लोग होंगे, है ना। और मैं एकदम नए लोगों के लिए ही आरंभ कर रहा हूं, जो एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हैं झारखंड के इतिहास को, पढ़ नहीं रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर। तो सूतिया एक पाहन है, उनको नेता चुन लिया जाएगा और उन्हीं के द्वारा में सूतिया नागखंड के नाम से, क्लियर, सूतिया नागखंड के नाम से जो है देखिएगा दोस्तों राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, है ना। और इन सब चीजों को कहां लिखा गया है? शरद चंद्र राय के द्वारा जो द मुंडास एंड देयर कंट्री जो बुक्स है उनमें विस्तृत इसके बारे में डिटेल अध्ययन किया गया है या लिखा गया है। क्लियर। अब चलिए देखिए दोस्तों, आगे चल के देखिएगा जब आप पढ़ेंगे कि कैसे मुंडाओं मदरा मुंडा अंतिम जो राजा हुए और 64 ईस्वी के आसपास देखिएगा कैसे नागवंशी राज्य की स्थापना हो जाएगी फनी मुकुट रॉय के नेतृत्व में। क्लियर। तो अब देखिएगा जो मुंडाओं ने राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ की, तो आप देखते होंगे कि कैसे राज्य जब धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ने लगती हैं तो कैसे अलग अलग सिस्टम डेवलप कर जाते हैं। क्लियर। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था, तो हमको मुंडा से संबंधित यहाँ पे अध्ययन करना है। क्लियर। चूंकि जनजातियां बहुत हैं, लेकिन जो मुंडा जनजाति हैं उनके संबंध में हमको विस्तृत यहाँ पे अध्ययन करना है। क्लियर। अब समझिएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा मुंडा की बात करें, क्लियर, तो मुंडा जो है एक कोलेरियन समूह की एक सशक्त जाति है। कोलेरियन समूह बोला जाता है। अभी क्या होता है जरा आपको समझा रहा हूं। कोलेरियन समूह, है ना, कोलेरियन ग्रुप। अभी कोलेरियन जो समूह होता है एक भाषाई ग्रुप है आदिवासियों का, है ना, और एक भाषाई ग्रुप है और उसी ग्रुप से ही संबंधित होते हैं मुंडा लोग। क्लियर। यहां तक बात समझ रहे हैं। अगर हम लोग इसकी प्रजातीय की बात करें, है ना, तो प्रजातीय रेस जिसको नस्ल कहते हैं आप, प्रजातीय अगर आधार पे हम बात करें तो देखिएगा ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित होते हैं। क्लियर। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, है ना, ऑस्ट्रेलॉयड यानी ऑस्ट्रेलिया के जो प्री हिस्ट्रिया में जो प्राचीन के जो लोग हैं जनजाति, उनसे इनकी चीजें मिलती जुलती हैं। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रजातीय दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित है और कोलेरियन समूह के हैं और एक सशक्त जाति होती है। क्लियर। मुंडा की बात करें, और एक बात और आपको बता दूं कि झारखंड क्षेत्र में देखिएगा मुंडा जनजाति बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ पे। क्लियर। अगर जनसंख्या की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा संथालों की है, फिर उरांव की है, और तीसरी बड़ी जनजाति अगर हम लोग बात करें तो मुंडाओं की ही है। हालांकि बुक्स में कहीं कहीं आपको मिलेंगे कि सिर्फ झारखंड में मुंडा जनजाति मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अगर थोड़े बहुत अगर देखा जाए तो बिहार में भी मिलती हैं, बंगाल में भी मिलती हैं जनजातियां। क्लियर। छत्तीसगढ़ वगैरह में भी आपको ये जनजातियां मिलेंगी, लेकिन विस्तृत रूप से ये झारखंड में मिलती हैं। क्लियर। यहां तक बात आप समझ रहे होंगे। अब अगर बात करें थोड़ा सा, चूंकि मैं मुंडा शासन व्यवस्था से पहले की चीज आपको मैं बताने का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले रहा हूं मैं भूमिका, इसलिए आप ये न समझेंगे कि आपने इतना पीछे से क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि मैं शुरुआत से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, डिटेल्स अध्ययन। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम लोग बात करें निवास स्थान, सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर इनकी मूल जो निवास स्थान है, मूल निवास, वो कहां है भाई, है ना, ये कहां के लोग थे, इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, इनका मुंडाओं का, है ना। तो निवास के संदर्भ में अलग अलग 3 मत हैं, है ना, 3 अलग अलग इतिहास का, क्योंकि देखिएगा इतिहासकार जो होते हैं अलग अलग संदर्भ में अपने अपने अनुसार इसका अध्ययन करते हैं और लिखते हैं चीजों को। तो 3 मत है यहाँ पे देखिएगा, और कौन कौन मत है तीनों के बारे में आपको अध्ययन करने का बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला मत के जो लोग हैं, है ना, वो बोलते हैं इनका जो मूल भूमि है वो तिब्बत रहा था। आप देख पा रहे हैं भारत के अगर मैप आप समझते होंगे तो तिब्बत को आप देख पा रहे हैं, यानी जो तिब्बत भूमि है यहीं से ही रहे थे, और बाद में इनका एक तरह से प्रवासन हो गया, यहां से वो निकल गए, है ना, और आके झारखंड क्षेत्र में बस गए। क्लियर। दूसरा जो इतिहासकारों का जो मत है, वो जो मत है वो कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम से ही आए हैं। कहां से? भारत के दक्षिण पश्चिम की बात करता है। क्लियर।
और दक्षिण पश्चिम से जो आए हैं ये दक्षिण पश्चिम से क्यों आए, है ना, आर्यों के दबाव से, है ना, आर्यों के दबाव से ये झारखंड क्षेत्र में इनका प्रवेश हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, आप अगर वैदिक काल की अध्ययन करते हैं तो कैसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी सब सिंधु प्रदेश से, यानी जो आपका अभी जो पाकिस्तान या पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, सब का जो इलाका है ना, पूरा बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, सब सिंधु प्रदेश में ही आता था, है ना। और कैसे उधर से आगमन होगा और धीरे धीरे देखिएगा उनके डर से ही धीरे धीरे कैसे ये आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, पूरब की तरफ, है ना, दक्षिण पूरब की तरफ, और धीरे धीरे इनका आगमन हो जाएगा विंध्य की पहाड़ियों तरफ, और फिर वहां से पलायन करके झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आकर के बस जाएंगे। क्लियर? तो देखिएगा दूसरे जो मत मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि आर्यों के दबाव से, आर्यों के डर से जो है मुंडाओं का एक तरह से कहां हो जाता है पलायन, एक तरह से देखा जाए तो झारखंड क्षेत्र में। और अगर तीसरा हम बात करें, जो तीसरा मत है, तीसरा वो कहता है, तीसरा मत कि दक्षिण पूर्व से झारखंड में आए, यानी दक्षिण पूर्व यानी उड़ीसा वाला साइड से, अगर पश्चिम उड़ीसा वाला साइड की अगर हम लोग बात करें, है ना, दक्षिण और पूरब, है ना, तो दक्षिण पूरब से ये आ रहे हैं, है ना, दक्षिण पूर्व से आए, है ना। अब दक्षिण पूर्व से आए और झारखंड में ये बस जाएंगे। और एक बात और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि झारखंड में देखिएगा 1000 बीसी के आसपास, यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये जनजाति जो है मुंडा जनजाति आके बसेंगे। लेकिन इसके पहले भी यहां पर देखिएगा, चाहे वो असुर हो, बिरजिया हो, है ना, बिरहोर हो, ये सब प्राचीनतम जनजाति हैं, जो जिसको आप 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि कैसे झारखंड में 8 जो जनजातियां हैं वो प्राचीनतम जनजातियां हैं। तो देखिएगा कि मुंडाओं के आने से पहले असुर जनजाति है जो कि लोहा गलाने की काम करती हैं, है ना, विदेश में इराक तक भेजे जाते थे इनके लोहे से हथियार बनाने के लिए। क्लियर? तो देखिएगा कि ये जब मुंडा आएंगे तो असुरों को एक तरह से, माने तीसरा जो मत है इतिहासकारों का उसके अनुसार कि उनको हरा करके और उनके ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो तीसरा जो मत है कि दक्षिण पूर्व से आएंगे और क्या करेंगे, असुरों को पराजित करेंगे, है ना, यानी असुरों जनजाति जो है असुरों को पराजित करेंगे, और असुरों को पराजित करके, है ना, पराजित करके क्या करेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे, है ना, मुंडा शासन स्थापित करेंगे। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे? यानी इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं, है ना, और अलग अलग मत के अनुसार हमने आपको इस चीज के बारे में समझाने का प्रयास किया। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे? अब चलिए अगर हम लोग शासन व्यवस्था में बात करें तो मुंडा शासन व्यवस्था में भाषा जो होती है इनकी, मुंडाओं की भाषा, जिसको ये मुंडारी कहते हैं, ठीक है, मुंडारी भाषा बोली जाती है ना, और मुंडारी भाषा है, और इसको मुंडा लोग खुद से जो है देखिएगा हुडू जगर कहते हैं, यानी मुंडा लोग अपनी भाषा को स्वयं में, है ना, हुडू जगर, ना, कहीं जोगर भी लिखा रहता है, उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो हुडू जगर भी बोला जाता है किनके द्वारा, अपने भाषा को। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे? अब अगर बात करें, ये तो भाषा हो गया, अगर मुंडाओं में स्थल की बात करें, तो गांव में जो स्थल होते हैं इनके 3 स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, है ना। 3 विशेष स्थल होते हैं, एक तरह से विशेष स्थल आप कह सकते हैं इसको, है ना, विशेष स्थल। कौन कौन होते हैं भाई, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? एक होता है सरना, आप जानते होंगे सरना, दूसरा होता है अखड़ा या अखरा भी बोला जाता है, और तीसरा होता है शासन। अब तीनों के बारे में जरा यहां पर समझने का आप प्रयास करिए। क्लियर? अब देखिए जो अखरा होता है ना, यह जो होता है ग्राम देवता का निवास स्थल होता है दोस्तों, है ना, ये क्या होता है, ग्राम देवता का निवास होता है, यानी जो गांव के जो देवता होते हैं इनके, है ना, उनका निवास स्थल को बोला जाता है सरना। समझ पा रहे हैं? और जो अखड़ा होता है, यानी जो अखरा है, अखरा, यह जो है एक यहाँ पे पंचायत बैठती है, इनकी पंचायतें, है ना,
पंचायतें क्या करती हैं, पंचायतें बैठती हैं। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, एक और काम यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अब क्या होता है भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम में, आप देखते होंगे जैसे देखिएगा नाच गान, युवक युवतियां के द्वारा जो है अलग अलग, जैसे कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, अलग अलग त्योहारों में जो इनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, जो पूजा पाठ किए जाते हैं, यानी जो नृत्य संगीत है ना, रात्रि में युवक और युवतियों के द्वारा, तो देखिएगा एक तरह से कल्चरल प्रोग्राम होता है। कहाँ पे, यही अखड़ा में। बात समझ गए। तो अखड़ा में दो चीजें, एक तो पंचायत की बैठक होती है और दूसरा एक नृत्य और संगीत कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। यहां तक बात समझ गए। और तीसरा एक हमने जो कहा शासन, तीसरा जो स्थल होता है शासन, यह एक तरह से क्या होता है दोस्तों, समाधि स्थल होता है ना, समाधि स्थल। अब समाधि स्थल जो होगा, समाधि स्थल यहाँ पे जो लोग मरते हैं उनके एक तरह से समाधि दिया जाता है ना, गाड़ दिया जाता है। क्लियर। तो समाधि स्थल होता है। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आएगा आपको, शासन से एक वर्ड आएगा शासन दीरी, है ना, शासन दीरी। और शासन दीरी जो वर्ड होता है दोस्तों, ये क्या होता है शासन दीरी, कि ये जो समाधि स्थल होता है ना, इन समाधि स्थल के चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घेर दिए जाते हैं, है ना। एक पत्थर गढ़ी अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, पत्थर गढ़ी एक अलग चीज है, जिनमें की 5वीं अनुसूची में जनजातियों की क्या क्या विशेषाधिकार हैं, ग्राम सभा की क्या क्या पावर्स हैं, है ना, राइट्स क्या हैं संविधान के माध्यम से, उनका उसमें वर्णन होता है, वो अलग होता है। यहाँ पर वो समझिएगा कि जो पत्थर गढ़ी होता है वो एक ही होता है, ये सेम दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ मैं जो कह रहा हूं, जो पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े जो घेर दिए जाते हैं ना, उनको कहा जाता है शासन दीरी। कहां घेरा जाता है, समाधि स्थल पे। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 विशेष स्थल की बात किया, है ना, 3 विशेष स्थल की हमने बात किया आपको मुंडा गांव में, यानी गांव की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर। अब चलिए, अब यहां तक अगर आप बात समझ पाए होंगे, तो अब मैं चल रहा हूं कि प्रशासनिक जो व्यवस्था इनकी है, इनमें क्या क्या चीजें हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। अब देखिएगा हुआ क्या, कहानी को समझिए, मतलब एक वैज्ञानिक तरीका से समझिए आप, है ना, कि कैसे शरद चंद्र राय जी ने इसमें जो वर्णन किया है इस बुक में। देखिएगा कि इतिहास कैसे बनता है। मान लीजिए कि जब मध्य प्रदेश या विंध्य वाला इलाका से जब वो झारखंड तरफ, तो झारखंड तो पूरी तरह से एक जंगल क्षेत्र है ना, तो आने के बाद क्या करेंगे, वो एक तरह से जंगलों को साफ करेंगे मुंडा जनजाति लोग, और खेती लायक भूमि तैयार करेंगे, और इसके बाद वहां पर खेती करने लगेंगे, है ना। और खेती करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ेंगी, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो बस्तियां भी बसेंगी, और जब बस्तियां बढ़ने लगेंगी तो देखिएगा अलग अलग एक व्यवस्थाएं नेचुरल रूप से डेवलप हो जाएगा। नहीं तो इसी चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आते हैं वो तो जंगलों को साफ करते हैं। तो इसके बाद देखिएगा अलग अलग टर्म यहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे। एक वर्ड होता है खूंट, है ना, और खूंट से ही वर्ड एक बनेगा खूंट कट्टी, है ना। अब खूंट का जो तात्पर्य होता है वो होता है परिवार, है ना, एक परिवार को ये डिनोट करता है खूंट का मतलब। क्लियर। अब जब मुंडा जनजाति लोग जब आएंगे तो उन्होंने खेती लायक जमीन बनाया, है ना। अब उनके द्वारा, यानी जब बनाया गया जमीन जो है ना, जब खेत तैयार किया जाएगा, यानी बनाया गया, है ना, बनाया गया खेत किनके द्वारा, मुंडाओं के द्वारा। यहां पर ये भी क्लियर कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो मुंडाओं द्वारा जो है ना, बनाया गया खेत, उसी को हम लोग कहेंगे खूंट कट्टी, है ना, खूंट कट्टी। समझ रहे बात को। और जो लोग इस खेत को बनाएंगे, यानी मुंडा लोग, उसको खूंट कट्टीदार भी कहेंगे। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। अब धीरे धीरे गांव बसने लगेंगे। क्लियर। गांव बसने लगेंगे तो गांव जब बसेंगे तो गांव के संचालन के लिए इनकी व्यवस्थाएं भी डेवलप होंगी, क्योंकि आपको पता है कि आज की तरह उस समय क्या था
कि आधुनिक जैसे आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन व्यवस्था है या फिर संविधान है, क्लियर। लेकिन उस समय वैसी चीजें नहीं थी, धीरे धीरे डेवलप हो गई। यानी आविष्कार जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। यानी जैसे जैसे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए देखिएगा अलग अलग सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, क्लियर। तो अब इसी में देखिएगा अलग अलग सिस्टम चलेंगे। तो मुंडा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मुंडा जब गांव बसेंगे तो गांव जो बसेंगे है ना, गांव एक तो गांव बसेंगे है ना, जब गांव बसेंगे देखिएगा तो गांव का जो प्रमुख होगा, जो प्रशासनिक जो प्रधान होगा, उसी को मुंडा कहा जाएगा, है ना। तो गांव का जो प्रशासनिक प्रमुख है दोस्तों, है ना, गांव का प्रशासनिक प्रमुख जो है वो क्या है, प्रशासनिक प्रमुख वो हो जाएगा आपका मुंडा, है ना। अब ये जो मुंडा है, ये मुंडा जो है एक तरह से गांव का प्रधान होगा, है ना। मुंडा क्या होगा, गांव का प्रधान हो जाएगा, क्लियर। अब समझिए, तो मुंडा जो होगा वो गांव का एक तरह से प्रधान होगा और गांव की जितने भी, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक, आर्थिक, जो भी गतिविधियां ही हो, सब में इसका एक तरह से केंद्रीय भूमिका रहेगा, क्लियर। बात समझ पा रहे हैं। अब चलिए इनके जो पंचायत बचेंगे, जैसे मुंडा ग्राम पंचायत जिसको हातू बोला जाता है ना, एक तो गांव हुआ और जो पंचायत बनेगी, है ना, गांव जो पंचायत बनेगी, तो मुंडा जो ग्राम पंचायत है ना, मुंडा ग्राम पंचायत, मुंडा ग्राम जो पंचायत है इसको हातू कहा जाएगा, क्लियर। एक वर्ड आएगा हातू, है ना। अब समझिएगा, हातू कहा जाता है इसके, और इसके प्रधान को हातू मुंडा भी कहेंगे, है ना। तो मुंडा ग्राम पंचायत का नाम क्या हो गया, हातू, है ना। और इस मुंडा ग्राम पंचायत के प्रधान जो हो गया, है ना, प्रधान, उसको आप हातू मुंडा भी कहेंगे। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है कि आपने बताया कि गांव का प्रमुख मुंडा और यहाँ मुंडा ग्राम पंचायत का प्रमुख हातू मुंडा, कैसे। अब समझिए ध्यान से, ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है दोस्तों, या तो एक गांव से हो सकता है या 2-3 गांव से भी मिलकर बन सकते हैं। आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, क्लियर, अलग अलग टोले जो होते हैं उनसे भी संबंध। तो पंचायत जो बसती है, बनती है, उसमें देखिएगा जो इलेक्टेड लोग होते हैं, हालांकि उस समय आज की तरह इलेक्शन व्यवस्था का संदर्भ नहीं था और वंशानुगत रूप से ही इसके प्रमुख चुने जाते थे। ये बात अलग है कि पढ़ा राजा जो है वो एक तरह से मनोनीत होते थे, लेकिन इसके पहले वाले जो लोग हैं उस सब एक तरह से वंशानुगत आधार पे ही चुने जाते थे, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें कि मुंडा जनजाति में, है ना, कि एक तो आपको मैंने बता दिया कि गांव का जो प्रधान होगा वो मुंडा होगा, और मुंडा जो होगा दोस्तों, यह क्या होगा, एक तरह से मुंडा जो होगा दोस्तों, मुंडा एक तरह से वंशानुगत होगा, है ना। तो गांव का प्रधान वंशानुगत होगा मुंडा, लेकिन अगर उस गांव में ग्राम पंचायत अगर बनाया गया है, ठीक है, तो उस ग्राम पंचायत को हातू प्रॉपर एक नाम देंगे, क्लियर, और उसके प्रधान को हातू मुंडा कहेंगे, क्लियर। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे। अब ये मुंडा जो है ना, अकेले ही नहीं शासन व्यवस्था को चलाएंगे, कैसे, अब इनके सहयोग करने के लिए भी कुछ कुछ लोग होंगे, क्लियर। जैसे एक होंगे पाहन और एक महतो, क्लियर। अब देखिए जो मुंडा है हमारे, क्लियर, अब मुंडा के सहयोगी के रूप में अगर हम लोग बात करें तो एक हो सकता है महतो और एक होता है पाहन, क्लियर, महतो और पाहन। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब अगर हम लोग महतो की बात करें मुंडा गांव प्रशासन व्यवस्था में, तो एक तरह से ये संदेशवाहक हो गए। यानी संदेशवाहक का मतलब हो गया कि पंचायत में या पढ़ा में जो डिसीजन लिए गए, उस डिसीजन को, उस निर्णय को, इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाना है और जनता की बात को वहां तक ले भी जाना है, क्लियर। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक तरह से संदेशवाहक के रूप में, क्लियर। और एक जो पाहन होंगे, इनका जो प्रमुख काम होता है ये धार्मिक गतिविधियों को संपादित करना। धार्मिक जो प्रक्रियाएं होते हैं ना, धार्मिक गतिविधि, पूजा पाठ कराना, है ना, तो धार्मिक गतिविधियों का संपादन, यहां तक बात समझ पा रहे होंगे, धार्मिक गतिविधियों का एक तरह से
संपादन करने की बात करते हैं कौन? पाहन। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए जो पाहन होते हैं ना, उनको धार्मिक गतिविधियों के लिए भूमि दी जाती है ना, भूमि दिया जाएगा और यह जो भूमि होगा ये लगान मुक्त होगा। क्लियर? यहां तक बात समझ पा रहे हैं? और इस भूमि को जो लगान मुक्त जो भूमि दिया जाता है दोस्तों, लगान मुक्त भूमि है ना, लगान मुक्त जो भूमि है इसको कहा जाता है डाली कटारी ना, डाली कटारी। यानी पूजा पाठ करने के लिए उनको लगान, यानी उस भूमि पर उनको टैक्स एक तरह से नहीं देना होगा, है ना, उसको डाली कटारी कहा जाता है। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे? क्लियर है ना? चलिए अब मुंडा ग्राम पंचायत से अगर हम लोग आगे बात करें, क्लियर है ना, एक मिनट, चलिए दोस्तों, तो जो बात कर रहा था कि अगर मुंडा प्रशासन व्यवस्था में, है ना, इनके दो सहयोगी, एक तो हमने महत्व आपको बता दिया संदेशवाहक और दूसरे पाहन, ये दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पाहन की अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से धार्मिक गतिविधियों का ही संपादन करते हैं। क्लियर? और इनको जो है लगान मुक्त टैक्स फ्री एक तरह से इनको भूमि दिया जाता है, जिनको डाली कटारी भी कहते हैं आप। क्लियर? यहां तक बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिएगा, जैसे कि हमने बताया आपको दोस्तों कि धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बस्तियां बनेंगी। क्लियर? और जब बस्तियां बनेंगी तो अलग अलग एक तरह से हायरार्की बनेगा प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए, है ना। आज के संदर्भ में भी आप एक तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो जब बस्तियां बसेंगी तो बहुत सारी बस्तियां जब बनेंगी तो गांव, पहले तो हमने बताया आपको गांव, है ना, गांव शुरुआत में हमने बताया गांव एक बसाए गए मुंडाओं के द्वारा, है ना। इसके बाद कुछ गांव कहीं कहीं अलग अलग जनसंख्या इसकी मिलते, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 7, 9, है ना, अलग अलग मिलते हैं। तो गांवों के एक समूह है जिसको आप पट्टी कहेंगे, है ना। और एक बात और यहीं पे आपको बता दूं, कहीं कहीं पट्टी बोला जाता है किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, वरना डायरेक्ट पढ़ा भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, हर जगह पट्टी नहीं बोला जाता। और पट्टी, बहुत सारे पट्टियां मिल करके एक पढ़ा का निर्माण करते हैं। ये आप समझिए, हायरार्की को समझने का प्रयास कीजिए, पद सोपान को। क्लियर? अब हमने क्या कहा आपको, है ना, हमने क्या कहा आपको कि गांव का प्रधान किसको हमने बताया आपको? मुंडा को बताया। क्लियर? अब गांव के बहुत सारे गांवों से मिलकर के जब पट्टी बनेंगी, है ना, तो पट्टी के जो प्रमुख होंगे उनको मानकी कहा जाता है। क्लियर? अब एक बात बताइए, जो चीजें गांव से निर्णय करने में सक्षम नहीं होगा अगर ग्राम का पंचायत, तभी तो मैटर ऊपर जाएगा, वरना यही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ पा रहे होंगे? तो देखिएगा कि अगर ग्राम पंचायत से जो चीजें मुंडा शासन व्यवस्था में जो चीजें संपादित नहीं हो पाएंगी, निर्णय नहीं हो पाएंगी, वो चीज ही ऊपर जाएगा, वरना यही सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? मान की अब एक बात और, जैसे गांव का प्रधान हमने जो मुंडा आपको बताया था, क्लियर, और ग्राम पंचायत जो हाथू मुंडा हमने कहा था। अब ये जो मुंडा होता है ना, ये भी एक तरफ से क्या होता है? वंशानुगत। क्लियर? यहां तक बात समझ पा रहे होंगे? वंशानुगत, और यह भी वंशानुगत, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। यानी यहां पर आज की तरह एग्जाम नहीं पास करना होगा, जैसे आप जेपीएससी पास करेंगे ना, तो आप बीडीओ, सीओ या डीएसपी या जो भी अन्य अन्य पदों पे जो आप नियुक्त होंगे, तो आज की तरह वैसा नहीं है। वहां पे एक तरह से क्या है कि जिनके पिताजी अगर मुंडा हैं तो उनके पुत्र भी उसी पद पे काबिज होंगे। इसी को कहते हैं एक तरह से परंपरागत वंशानुगत व्यवस्था। क्लियर? पीढ़ी दर पीढ़ी मांग की। इसके बाद अगर इसके बहुत सारे पट्टियां मिलकर के पढ़ा का निर्माण करेंगे। और एक बात और यहीं पे समझिएगा, गांव के स्तर पर भी इनका ग्राम पंचायत होता है, पंचायत। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? ग्राम पंचायत। और दूसरी बात, पढ़ा के स्तर पर भी
एक तरह से पंचायत होता है यहाँ पर भी, ये ध्यान रखिएगा दोनों दोस्तों, है ना, शासन को स्थापित करने के लिए। हालांकि प्रेजेंट में यानी वर्तमान में देखिएगा भारतीय संविधान चूंकि लागू है, और देखिएगा जनजातीय क्षेत्रों में झारखंड में 5वीं शेड्यूल के अंतर्गत बहुत सारे जिले हैं, है ना, कहीं 13 कहीं 15 मिलते हैं, क्लियर, वो पूरा जिला नहीं है, उसके कुछ प्रखंड शामिल हैं। वहां पर देखिएगा, इसके अलावा देखिएगा पेशा जो एक्ट हमारा है 1996 का, यानी ग्राम सभाओं को जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, यानी जो जनजातियों को जो परंपरागत व्यवस्था थी उसी को एक तरह से संवैधानिक दर्जा देकर के संवैधानिक उनको अधिकार दिए गए हैं, पेशा वगैरह में पढ़ाऊंगा आगे चल के, क्लियर। तो इनकी भी एक तरह से पंचायत होती है, हालांकि वर्तमान में बहुत ज्यादा ये नहीं है, सब एक तरह से जो हमारा पंचायत राज व्यवस्था है उसी में एक तरह से समाहित उनको कर दिया गया, क्लियर। तो पढ़ा के जो प्रमुख होते हैं ये होते हैं आपके पढ़ा राजा, इनको पढ़ा राजा। और एक बात यहां पर समझिएगा कि जो पढ़ा राजा होंगे ना, ये एक तरह से इसको आप निर्वाचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की तरह इलेक्शन तो होता नहीं था, जनताएं भाग लेती नहीं थी, लेकिन मनोनीत आप कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हाँ भाई बैठक पूरा भीड़ जुटी हुई है, एक सभा, और उसमें बोल दिया जाए कि फलाना आदमी को पढ़ा राजा के रूप में नियुक्त किया जाता है, आप लोग बोलिए, अब सब लोग हाथ उठा देंगे, क्लियर। तो इस तरह से मनोनीत जरूर किया जाता है, क्लियर, कि पढ़ा राजा को। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जो चीजें गांव के स्तर पे नहीं एक तरह से सॉर्ट आउट होता है, वही चीज पट्टी और फिर आगे चल के पढ़ा राजा तक जाएगा। अब एक बात बताइए, जो पढ़ा राजा हैं एक तरह से ऊपर चले गए बहुत, है ना, तो पढ़ा राजा एक तरह से सर्वोच्च अधिकारी होता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इस सर्वोच्च अधिकारी हो गए पढ़ा राजा, क्लियर। अब एक बात और यहीं पे आपको बता दूं, ये जो पढ़ा राजा हैं, है ना, अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे बहुत, तो पढ़ा राजा के सहयोग के रूप में पढ़ा राजा के लिए एक तरह से एक कार्यपालिका होगी, है ना, एक कार्यपालिका होगी। क्या होगी जरा आपको समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, है ना। चलिए देखिए, जैसे जो हमारे पढ़ा राजा हुए, है ना, पढ़ा राजा के मूलतः 5 मेनली देखा जाए तो 5 जो कार्यपालक अधिकारी होंगे जो उनके शासन व्यवस्था में शामिल होंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और अन्य अधिकारी होते हैं। तो ये जो पढ़ा राजा हुए, इनके जो हैं 5 एक तरह से कार्यपालिक अधिकारी होते हैं, सहयोगी कहिए, है ना, कार्यपालक या कार्यपालिका कह लीजिए, कार्यपालक अधिकारी, है ना। तो 5 जो कार्यपालक अधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं जरा समझिए, और उनका क्या रोल होता है वो समझिएगा, क्लियर। अब चलिए, अगर हम लोग पहला बात करें इसमें, तो पहला जो अधिकारी होगा जिसका नाम है दीवान, है ना, राजा का। तो दीवान जो होता है एक तरह से आज के डेट में उसको कह लीजिए आप मंत्री, मिनिस्टर, है ना, यानी एक तरह से राजा को पूरी तरह से सलाह देने के लिए कह लीजिए, या फिर उनका असिस्टेंट के रूप में कह लीजिए, ठीक है, मंत्री आज की तरह में आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद एक ठाकुर भी होते हैं दूसरा नंबर पे, ठाकुर जो वर्ड है, यानी ये भी एक तरह से ये भी सलाहकार हो गए एक तरह से, है ना, सलाहकार, क्लियर, है ना, एडवाइजर कह लीजिए आप, क्लियर। इसके बाद एक होते हैं पांडे, है ना, तीसरा नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो पांडे। और पांडे का काम क्या होगा, तो इनका काम जो है, जो भी दस्तावेज होंगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, दस्तावेज, उनका रख रखाव करने का काम होगा किनका, पांडे का, है ना, दस्तावेजों का एक तरह से रखने वाला, रखवाला। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। और अगर हम लोग चौथा नंबर बात करें, एक होते हैं लाल, है ना, इनके जो सहयोगी के रूप में, और लाल का मतलब एक तरह से वकील हो गए, इनका मतलब लॉयर कह लीजिए इनको आप, क्लियर, है ना। और अगर बात करें हम लोग इसके अलावा, जैसे कर्ता कहते हैं, जो एक तरह से सभा का कार्यवाही की बात कर लीजिए आप, कारतू, है ना, या कर्ता, है ना, सभा का कार्यवाही करने वाला, है ना, सभा की कार्यवाही, है ना, कार्यवाही का संचालन कह लीजिए, है ना। इसके अलावे भी देखिएगा दोस्तों कि और अलग अलग पद होते हैं जिनके माध्यम से
मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा जो है संचालित करते हैं। जैसे एक वर्ड आता है बरकंदाज, है ना, बरकंदाज, क्लियर। अब ये जो है एक तरह से सिपाही होते हैं, है ना, यानी विधि व्यवस्था बनाए रखना है ना, कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और एक दरोगा भी होते हैं, है ना, दरोगा भी होते हैं, और ये दरोगा एक तरह से नियंत्रक होते हैं, सिपाही से ऊपर ही रहेंगे, तो एक तरह से दरोगा जो हो गए उस सभा का नियंत्रक हो गए, क्लियर, सभा का नियंत्रक, यानी किसी प्रकार का कोई घटना ना हो, अच्छी तरह से कार्यवाही का संपादन हो। तो इस तरह से देखिएगा जो पढ़ा राजा हैं इन अधिकारियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। अब यहीं पर एक बात और मैं बता दूं आपको, जैसे कि हमने बताया था पाहन, एक वर्ड छूट गया, जैसे पाहन, तो पाहन का जो मूल काम है यह है धार्मिक गतिविधियों का संचालन करना, यानी पूजा पाठ कराना, नहीं पूजा पाठ कराना, क्लियर। लेकिन इनके एक सहयोगी होते हैं, है ना, उनका नाम है, मैं बता दूं आपको, सहयोगी उनका नाम एक तरह से है पुजार या पनभरा कहते हैं, क्लियर, सहायक या सहयोगी, है ना, पुजार या पनभरा, है ना, पुजार आप बोल सकते हैं या इनको पनभरा भी बोला जाता है, क्लियर। तो मैं जो कह रहा हूं कि पाहन के एक तरह से सहयोगी हो गए। तो गांव के स्तर पे 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो मुंडा हो गए जो कि गांव के ऑल इन ऑल हो गए, एक तरह से गांव लेवल पे, है ना, और दूसरा एक पाहन होता है, और तीसरा एक महतो। ये तीनों जो हैं एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, क्लियर, है ना। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था में अलग अलग पद होते हैं, और अलग अलग पदों के माध्यम से कैसे जो है शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में है। तो आज क्लास को यहीं पर मैं विराम देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक दूसरा चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। कमेंट में आप जरूर अपना सजेशन दीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और रेगुलर हम लोग बहुत डिटेल्स में क्लास को कंटिन्यू जारी रखेंगे, है ना। आपका सहयोग का जरूरी है, आवश्यक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है एकेडमी के नंबर पे आप सहयोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।